A warm welcome to all of you to this class of political science. And today we are going to discuss about one of the important thinkers of Western political thought, as the name written, John Stuart Mill. तो जहाँ तक मिल की बात करें, मिल बेसिकली आई थिंक जब हम आगे पढ़ेंगे भी तो I am very much sure that you will find him quite interesting. He is a very interesting thinker. He is one of those thinkers who is known as a transitional thinker. Now let's concentrate here. And about this Mill also, first I will take you to here that some people they call him as a reluctant Democrat. Some call him as a pluralist. Some call him as a cooperative socialist. Some as elitist and some as a feminist. So इन सभी चीजों को देखो, if you look at all these qualities, these are something very diverse in the sense कि his thoughts talk a lot about liberty also. इसने डेमोक्रेसी के ऊपर भी काफी सारी बात किया है. इसके अलावा इवन ऑन द वीमेन ऑल्सो, वीमेन के ऊपर जो जेएस मिल के व्यूज हैं उसे बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस दिया गया है. एंड देयर इज नो डाउट कि जिस टाइम पे मिल ने अपने व्यूज दिए हैं दैट वाज दोज टाइम्स जब वीमेन के जो राइट्स हैं दे वर इन्फ्रिंज्ड सो मच थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज ए फेमिनिस्ट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. It's written here while introducing John Stuart Mill that at the age of 15 he wrote a major treatise on philosophy, psychology and the role of government. ये आप इमेजिन करो कि एक ऐसा जस्ट एट द एज ऑफ 15 एज होती ही क्या है, और उस टाइम पे मिल वाज राइटिंग ऑन फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट. ओके, बिसाइड्स दिस, और इसके अलावा बेसिकली जो मिल के फादर थे he was very much concerned about कि मिल को क्या करना है. और मिल के जो फादर थे he was जेम्स मिल. तो what he actually wanted कि जो मिल है वो एक फिलोसोफर बने. ओके, और इनके फादर के ही एक दोस्त थे जेरेमी बेंथम जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंकर है. he actually propounded the philosophy of utilitarianism. ये भी हम बात करेंगे कि ये है क्या यूटिलिटेरियनिज्म. और जो मिल है उन्होंने उसी फिलॉसफी का यूटिलिटेरियनिज्म जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया. और अगर हम एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें कि यूटिलिटेरियनिज्म है क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली इट सेज अबाउट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट और टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी. ओके, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले. और ये जो ये थॉट है उस टाइम पे ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th century, this thought was very much powerful. Okay, and he was the one who carried this thought or this philosophy of utilitarianism. Besides this, while introducing J.S. Mill, we have to talk. I will just introduce you to some of the books of J.S. Mill. These are The System of Logic he wrote in 1843. Another is On Liberty in 1859. This book, especially this book On Liberty in 1859, this is, you can say that this is basically the most important book that he has written. और ये इतना important और इतना interesting किताब है, इतना, और especially all those who are interesting in knowing about the personal freedom or the liberty. Okay, इसने इतने अच्छे ढंग से लिबर्टी को और एक इंडिविजुअल का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या रोल है, कि उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है इस किताब में ऑन लिबर्टी. देन अनदर बुक इज यूटिलिटेरियनिज्म 1861. जैसे कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि यूटिलिटेरियनिज्म है क्या है और ये फिलोसफी बोलती क्या है. एंड ही रोट ए बुक इन 1861. एंड फाइनली दिस बुक द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन इन 1869. जैसे कि आपको मैंने बताया ही इज आल्सो नोन एज ए फेमिनिस्ट. और ये इसका जो फेमिनिस्ट आइडियाज है, okay, we can see this in the subjection of women that he wrote in 1869. So this is how I would like to introduce you to this particular thinker John Stuart Mill. And to say it frankly, I also like him quite a lot.
बिकॉज इसके जो आइडियाज हैं, इसके जो थॉट्स हैं, दे आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग। और इसके जो आइडियाज हैं उसकी जो अगर हम प्रैक्टिकलिटी भी देखें, और अगर हम वैसे तो वेन एवर वी आर स्टडिंग द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ए बिट अबाउट द रेलेवेंस ऑफ द थॉट, कोई भी थॉट जो है अनटिल हम उस थॉट को प्रैक्टिकल उसका रेलेवेंस ना देखें तब तक उस थॉट को समझने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट एज सुन एज यू स्टार्ट फाइंडिंग वेयर दिस पर्टिकुलर थॉट इज एप्लीकेबल इन आवर ओन लाइव्स, okay, then it becomes more interesting and it becomes more enriching, and that gives us the push to read the thought more and more, okay. Out of all this, the most important and the essential thought जिसके लिए मिल को ज़्यादा जाना जाता है, that is his views on liberty, जो कि उसने अपनी बुक में भी लिखा है on liberty in 1859. So now इसके बाद now let's focus on Mill's views on liberty. So यहाँ आप देख सकते हो liberty, thought, expression and action. Okay, so this is the title. इसके अलावा now let's focus here also. देखो जो किताब है on liberty as written here also, on liberty begins with a paradox. क्या है कि civil liberties in democratic and despotic regimes. So इसको मैं I will elaborate it. What he is trying to say is that civil liberties in democracies are having more challenging than the liberties in the despotic regimes. How he is explaining this, कि वो ये बोलता है कि जो डिस्पोटिक रिजीम है, जैसे कि कोई टोटलिटेरियन रिजीम है जहां पे एक कोई तानाशाह कोई काम कर रहा है, तो वहां पे जो लोग हैं, जो पीपल हैं, दे आर वेरी मच विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स. ओके, मीन्स कि लोगों की अगर राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होता है देन दे आर वेरी मच कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हाट मिल सेज इज दैट कि डेमोक्रेटिक रिजीम्स में जो इंडिविजुअल राइट्स हैं या इंडिविजुअल लिबर्टी जो है, ओके, वो उसको चैलेंज ज्यादा है. वो क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो वाली, एज यू ऑल्सो नो, कि वो इट्स अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो इसका एक बेसिक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का. तो लोगों के लिए वो जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं की है, ओके. लेकिन अगर उस पे उनके जो लिबर्टी है उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है, देन पीपल आर नॉट very much conscious and they do not have that much of heart to speak against, because it is considered that is their own. So that is where, that's what the J.S. Mill says. और ये वही थॉट है, इसी थॉट को जो मिल है अपनी किताब जो उसकी द ऑन लिबर्टी है इससे शुरुआत करता है. ओके, so I hope you find it interesting. Besides, he strongly defended 3 specific liberties. जब हम उसकी लिबर्टी की बात करें J.S. मिल की, उसने 3 लिबर्टीज को सबसे ज्यादा डिफेंड किया है. दैट इज द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. ओके, थॉट एंड एक्सप्रेशन की, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में भी यही लिबर्टीज हैं, थॉट एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्शन एंड लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन. सो दीज आर द 3 main specific liberty which J.S. Mill has talked about. और इसके अलावा for Mill the primary goal of the government is to protect individual liberty. देखो, जब भी हम लिबर्टी की बात करते हैं, whenever we talk about liberty, what is the basic importance of the liberty? लिबर्टी बेसिकली हमें वो राइट्स प्रोवाइड करता है जिससे कि जो कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में, जो कि इट्स ए काइंड ऑफ बार्गेनिंग, कि हाउ मच लिबर्टी गवर्नमेंट इज विलिंग टू गिव टू द सिटीजंस, ओके, एंड हाउ मच इट इज गोइंग टू कर्टेल. सो दैट्स व्हाट द मिल सेज कि द प्राइमरी गोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लिबर्टी. तो वो कहता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी सरकार का, वो क्या है कि उसने जो लिबर्टी है, इंडिविजुअल लिबर्टी है, उसको उसने सिक्योर करना है. ओके, सो उस टाइम पे इन द 19th century, as you can see that he is born in 1806 and died in 1873. उस टाइम पे
इंडिविजुअल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और इतना उसकी लिबर्टी को इस कदर उसको इंपॉर्टेंस देना, सो दैट्स वेयर मिल बिकेम सो मच इंपॉर्टेंट। और इसका जो थॉट है लिबर्टी के ऊपर, दैट्स वेयर इट बिकम्स सो मच इंपॉर्टेंट। और इसके बाद भी अगर नेक्स्ट वर्ड ही सेज इज दैट, और इसी के लाइंस के ऊपर व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द लिबर्टी, मिल सेज दैट ओवर हिमसेल्फ, और ये एक पूरा इसका थॉट है, आई विल जस्ट रीड फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स से दैट ओवर हिमसेल्फ and over his body and mind the individual is sovereign, as the sovereign word says all powerful। तो यहाँ पे मिल बोलता है कि over himself, खुद के ऊपर, his body and mind, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एजेंसी या कोई भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो कि इंडिविजुअल के जो अपना माइंड है या उसको बॉडी है, और ओवर हिज ओन सेल्फ ही इज द मोस्ट पावरफुल। ओके, इसका मतलब इसका यह है कि जितने भी कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं हो जो कि इंडिविजुअल के जो ये बेसिक चीजें हैं इसके ऊपर कंट्रोल करे। ओके, सो बिसाइड्स दिस, व्हाइल टॉकिंग अबाउट हिज लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, मिल हैज सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये है कि ही सेड दैट इफ ऑल मैनकाइंड -1 वर ऑफ द ओपिनियन and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, that he, if he had the power, would be justified in silencing mankind। This is something very interesting। मैं आपको I will try to explain you in a simple way। वो यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि if mankind -1 were of the opinion, अगर सारी दुनिया एक तरफ हो और एक इंसान एक तरफ हो, ओके, तो जीएस मिल ये कहता है कि जो वो एक इंसान है, ओके, उसके जो विचार हैं उसको हमें पूरी इंपॉर्टेंस देनी है, इवन दो कि पूरे का पूरा समाज उसके अगेंस्ट हो। ओके, और उसके साथ साथ ये बोलता है कि मैन काइंड वुड बी नो मोर जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग दैट पर्सन, कि जो पूरी मैन काइंड है या पूरी सोसाइटी हम बोल सकते हैं कि वो उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उस एक पर्सन को वो चुप कराए या वो जो करना चाहता है उसे ना करने दें। देन नेक्स्ट ही सेज दैट इफ ही हैड द पावर ही वुड बी जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग मैनकाइंड, कि अगर उसके पास पावर होती तो उसने अपने जो आइडियाज हैं उसको अपनी पावर से मैनकाइंड के ऊपर उसने इंप्लीमेंट कर देना था। सो यहां पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द इंडिविजुअल्स व्यू पॉइंट। ओके, तो इसके साथ साथ ये एक और चीज बोल देता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है he has said that there are, when we are talking about the liberty of actions, he said that there are two types of actions। तो ये दो टाइप ऑफ एक्शंस कौन से हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है एंड अदर और दूसरा है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब यहां पे ये हुआ कि ऐसे एक्शंस जिससे किसी और पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि कोई भी इंसान, किसी ने कौन से कलर की शर्ट पहनी है या कौन से कलर का शूज पहना है या कौन से कलर का बैग लिया है, ओके, दीज आर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जिससे किसी और पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन he said that कि जहां तक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है तब तक इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, ओके, कोई भी उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब अदर रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं, अदर रिगार्डिंग एक्शन का मतलब हुआ कि हमारे वो वाले एक्शन या एक इंडिविजुअल के वो एक्शन जिससे दूसरे के ऊपर फर्क पड़े, ओके, जिससे दूसरे को फर्क पड़े, चाहे उसकी लिबर्टी कर्टेल हो, चाहे उसके राइट्स की इंफ्रिंजमेंट हो, चाहे उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जो कि जिससे दूसरे उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, वहां पे उसको फुल फ्रीडम नहीं है। ओके, सो इट मींस दैट कि जब जेएस मिल लिबर्टी की बात करता है तो ही इज गिविंग द लिबर्टी एज लॉन्ग एज दैट लिबर्टी इज नॉट इफेक्टिंग द अदर पर्सन। ओके, लेकिन जब वो दूसरे को इफेक्ट करे, देन ही सेड दैट दिस इज द अदर रिगार्डिंग एक्शन। अदर रिगार्डिंग एक्शन की अगर हम एग्जांपल दें, जैसे कि कोई इंसान या एक मैन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी फैमिली या उसके रिलेटिव्स कोई ना कोई डिपेंडेंट है। ओके, तो इवन दो कि
मैन जो है उसका ही इज द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट दैट इंक्लूड्स इन द अदर रिगार्डिंग एक्शंस, मींस क्योंकि अगर उस प्रॉपर्टी को वो डैमेज करता है या उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका जो फर्क है, उसका जो इंपैक्ट है वो उसकी फैमिली के ऊपर या रिलेटिव्स के ऊपर भी पड़ेगा। ओके, तो वहां पे उसको फुल फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी के साथ, लेकिन देयर आर सर्टेन अफेयर्स, ओके, देयर आर सो मेनी अफेयर्स, जैसे आपको पहले भी एग्जांपल्स दिए, जहां पे जो इंडिविजुअल है दैट इज आई विल से सुप्रीम और ही इज हैविंग द सॉवरेन पावर। इसके साथ साथ ही मिल ने ये बात भी बोली है कि दो सोसाइटी, जैसे हम अदर एंड सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस की बात कर रहे हैं, कि सोसाइटी कुड लिमिट इंडिविजुअल लिबर्टी टू प्रिवेंट हार्म्स टू अदर, ओके, टू अदर पीपल, कि सोसाइटी एक लिमिट लगा सकती है, बना सकती है, जिससे जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस हैं उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। इसके साथ साथ उसने ये भी बोला है, जीएस मिल ने ये भी बोला है कि द नीड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ द प्रिवेलिंग ओपिनियन। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि उसने ये बोला कि दो हम सोसाइटी को ये पावर दें कि वो अदर रिगार्डिंग एक्शंस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखे, लेकिन मिल ने ये भी बोला कि जो प्रिवेलिंग ओपिनियन है, ओके, उसको भी एक क्रिटिकली देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर प्रिवेलिंग ओपिनियन और जो इंडिविजुअल ओपिनियन है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आए, ओके, तो उस कॉन्ट्राडिक्शन में द सोसाइटी दैट द टेंडेंसी ऑफ ए सोसाइटी फॉर फोर्सफुल इंपोजिशन, ऐसी कंडीशन में अगर सोसाइटी फोर्सफुल इंपोजिशन करती है, देन मिल सेज दैट दिस इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल लिबर्टी। ओके, सो यहां से हमें ये समझ आता है कि मिल हैज ट्राई टू ब्रिंग ए वेरी गुड बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द traditions and the customs of the society. Okay, besides this, according to J.S. Mill, that the liberty is the fundamental prerequisite of leading a good, worthy and dignified life. जब वो लिबर्टी को इंपॉर्टेंस दे रहा है तो he says that ये प्रीरिक्विजिशन है to live a good and a dignified life. Liberty could be, and he says that, but liberty was not only for matured individuals. उसने ये भी बोला कि लिबर्टी जो है वो मैच्योर्ड, सिर्फ मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स के पास के लिए नहीं है। एंड देन व्हाट ही सेज दैट मिल cautioned against the sacrifice for sake of state, even कि मिल is so much in favor of individual liberty कि उसने ये बोला कि जो एक इंडिविजुअल स्टेट के लिए सैक्रिफाइस करे, दैट ही इज आल्सो अगेंस्ट दैट हिम, दैट बट ही सपोर्टेड कंपल्सरी एजुकेशन, रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि मिल बेसिकली एक ऐसा थिंकर है जो कि इंडिविजुअल, स्टेट, सोसाइटी के इन सभी को इकट्ठे लेके एक बैलेंसिंग व्यू देने की कोशिश करता है। सो आफ्टर हिज थॉट्स ऑन लिबर्टी वी विल गो टू अनदर टॉपिक एंड दैट आई वुड लाइक टू से दैट मुझे लगता है कि यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग, दैट इज ऑन विमेन्स इक्वालिटी। ओके, कि जो पहली बात तो ये कि एंड आई थिंक यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस थिंग दैट व्हेन J.S. Mill wrote his book The Subjection of Women in 1869, ज्यादा टाइम तो नहीं है, तो आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट 150 years ago, 1869, when even the father of our nation was born. उस टाइम पे जो कंडीशन थी, he was from Britain, so what was the condition at that time? That women could not vote. उस टाइम पे women were not allowed to vote. Women property is legally that of men's, कि women की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी that was that of the men's. Besides this, a woman cannot legally bear a child. Okay, legally जो एक child है that is also that of a father. Besides, they could not pursue formal education. वो कोई फॉर्मल एजुकेशन को परस्यू नहीं कर सकते थे। They could not serve on juries as a judge, as a jury also they were not allowed.
सीक डाइवोर्स, उनको डाइवोर्स लेने का कोई हक नहीं था. They could not practice trade or travel alone. Okay, so this is a bit about the condition of the women when J.S. Mill was writing the book. Besides, इसके अलावा when we try to understand his thoughts are more thought provocative because he wrote his views at that time जब विमेन के जो राइट्स था उसका एक कंप्लीट इन्फ्रिंजमेंट होता था. ओके, एंड मिल्स यूटिलिटेरियन अप्रोच, सो व्हाट ही डिड इज दैट ही बेसिकली स्ट्रांगली एडवोकेटेड विमेन्स इक्वालिटी. ओके, इसीलिए जेएस मिल को फेमिनिस्ट भी बोला जाता है, दैट्स व्हाई ही इज सच ए पावरफुल थिंकर. ही वाज अगेंस्ट जेंडर क्लासिफिकेशन, वो किसी भी टाइप का जो जेंडर क्लासिफिकेशन था उसके अगेंस्ट था. द सुपीरियर inferior classification, to say that male are more superior than the female and the female are inferior to male, he was against this classification also. Okay, and legal subordination of one sex to another, और कि एक जो सेक्स है means जो फीमेल है they are even legally dependent on their male counterparts. That's what even J.S. Mill was against. So this is how he begins his thought on women's equality. इसके अलावा जो J.S. मिल का ये जो हम बुक का नाम ले रहे हैं बार बार, द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, वो एक बड़े ही रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट से शुरू होता है. We will try to read that statement in the words of John Stuart Mill. It says that the principles which regulates the existing social relations between the two sexes, मतलब कि ऐसे प्रिंसिपल्स कि जो प्रिंसिपल्स रेगुलेट करते हैं एक सोसाइटी को चलाते हैं इन एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशंस बिटवीन द टू सेक्सेस, कि जो ऐसे सोशल रिलेशंस जो दो सेक्सेस को रेगुलेट करते हैं, द लीगल सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू अदर इज रॉन्ग. कि जैसे हमने अभी लीगल सबऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो फीमेल है दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर male counterparts is wrong in itself, and now one of the chief hindrances the human improvement, and it ought to be replaced by the principle of perfect equality. तो कितनी बड़ी स्टेटमेंट उसने दिया यहाँ पे कि उसने बोला कि ये प्रिंसिपल है जो कि सबऑर्डिनेशन, जो कि एक काइंड ऑफ लीगल इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है टोटल ह्यूमन इंप्रूवमेंट में. क्यों? बिकॉज फीमेल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, और अगर 50% ऑफ पॉपुलेशन को ही आप बैकफुट पे रखोगे देन इट इज बेसिकली प्रॉब्लमेटिक और ए लॉस टू द होल ह्यूमैनिटी, for the improvement of the whole humanity. And then he says that it needs to be replaced by perfect equality, or that needs to be replaced by perfect इक्वालिटी. इसके साथ साथ जब वो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि कहाँ पे इनइक्वालिटीज थी, तो इसको जेएस मिल इसी को प्रोफेस करता है, इसी को बोलता है कि इफ वी लुक एट हिस्टोरिकली आल्सो वी सी द इनइक्वालिटी. If we look at and then what he says is that there is an argument that women's inequality was based on women's nature, and that's said to be that they are naturally inferior to males. और इसको भी उसने एक चैलेंज किया और बोला that is not inferior, that is not inferior, basically it is different. Means the nature of the males and the female are, we cannot judge it that this is inferior and this is superior. They are different. And then thirdly he says that he refuted the argument that there is nothing wrong with women subordination because women accept it voluntarily. और इसने बोला कि अगर कोई ये बोलता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जो विमेन है वो मेल के ऊपर डिपेंडेंट है और उन्होंने वॉलंटरली उसको एक्सेप्ट किया है, he said no, this is not something which is voluntarily, it is basically that women had no choice but to subordinate either with the husband or the son or the father. उससे कि उनके पास बेसिकली कोई चॉइस ही नहीं है, they are basically dependent on their male counterparts. अब इसके साथ साथ अब वो ये बोलने की कोशिश करता है जेएस मिल इसके बाद कि जो
सिचुएशन, जो कंडीशन विमेन की किस तरीके से बेटर हो सकती है, उसके लिए उसके क्या विचार है, उसके क्या थॉट्स हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट नाउ। इसमें ये बोलता है कि दैट द इंप्रूवमेंट ऑफ वीमेन्स पोजीशन बाय गिविंग सफरेज, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर जेएस मिल ने बहुत ज्यादा इंफेसिस दिया है, बहुत ज्यादा उसने इसके ऊपर तवज्जो दी है कि विमेन को गिव देम द पॉलिटिकल राइट्स, ओके, सो दिस इज द सफरेज। इसके साथ साथ इसने बोला है कि गिव देम द एजुकेशन, के गिव देम द एजुकेशनल राइट्स एंड देन गिव देम द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड गिव देम द इकोनॉमिक राइट्स, और यू कैन से दैट गिव देम द पॉलिटिकल लिबर्टी, एजुकेशनल लिबर्टी एज वेल एज द इकोनॉमिक लिबर्टी, ओके। और इसके साथ साथ बोलता है कि इक्वालिटी जो है इज ए लीगल राइट, किसी भी फॉर ए वीमेन, दैट दिस इज ए लीगल राइट एंड वीमेन नॉट टॉट टू बी सब। और इसके साथ साथ वो क्या बोलता है कि व्हाई द प्रॉब्लम कम्स, इसलिए बिकॉज कि जो वीमेन है दे आर टॉट टू बी सबमिसिव, यील्डिंग एंड अकोमोडेटिंग, कि जो भी वीमेन folks and they are from their very birth they are told to be submissive, yielding and accommodating, means not to question anything। अगर कुछ गलत हो रहा है take it as voluntarily, जैसे हमने भी बात किया, take it as their own will, okay, and not to question anything। अगर उन्हें अच्छा लगे या ना लगे they don't have to say anything। so लेकिन जिस तरीके से मैरी वोllstonecraft का यहाँ पे नाम आया, बेसिकली मैरी वोllstonecraft इन द मॉडर्न टाइम्स शी इज एक्चुअली नोन एज वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट, जिसने विमेन के राइट्स के ऊपर काफी बात किया है। इन 1792 मैरी वोllstonecraft शी रोट ए बुक द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द विमेन। और इसके साथ साथ इन्हीं की लाइंस के ऊपर मिल आल्सो बिलीव, वो भी ये बिलीव करता था कि विमेन वर एज ब्राइट एंड गिफ्टेड एज मेन, कि जिस तरीके से मेल वी से दैट दे आर ब्राइट एंड गिफ्टेड, इन द सेम वे द विमेन आर आल्सो ब्राइट एंड गिफ्टेड। सो इसीलिए ऑन दीज लाइंस व्हेन जेएस मिल ही वाज इन पार्लियामेंट, ही सपोर्टेड द मैरिड विमेन्स property bill in England, or while supporting this he said that the male female relation should be based on mutual respect and dignity। उनका जो रिलेशन है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लिंक होना चाहिए कि they should be based on mutual respect, dignity and mutual love। Besides इन चीजों के अलावा भी एक और चीज के ऊपर उसने काफी इंपॉर्टेंस दिया गया, दैट इज द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। जैसे हमने यहां भी देखा कि ही इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन द सेम लाइंस ही हैज गिवन लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एज वेल। अब जब हम जेएस मिल की जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो इसमें विमेन की इक्वालिटी में इसने ये बोलने की कोशिश किया कि दैट इफ विमेन अलाउड टू एक्सरसाइज देयर फैकल्टीज फ्रीली, ओके, अगर उन्हें फ्रीडम दी जाए, द रियल बेनिफिशियरी वुड बी सोसाइटी, जो सही बेनिफिशियरी होगा इसका वो सोसाइटी ही होगा। इट वुड बी एबल टू ड्रॉ फ्रॉम लार्जर पूल ऑफ मेंटल रिसोर्सेज, मीन्स जैसे हम पहले भी अभी बात कर रहे थे कि जब विमेन को हम एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल या उसे एक हम ऐसी पोजीशन में लाएंगे वेयर दे आर मोर इंडिपेंडेंट, दे आर गिविंग मोर इन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो उससे क्या होगा कि जो रियल बेनिफिशियरी होगा वो कौन होगा, वो लोग होंगे। इसके बाद वो क्या बोलता है, बाय गिविंग इक्वल राइट्स विमेन्स हैप्पीनेस वुड बी इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। इससे क्या होगा कि जो ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन है उनका जो हैप्पीनेस है, जैसे वो यूटिलिटेरियन की बात भी कर रहा था पहले, तो इट विल बी इंक्रीज्ड। सो दिस वुड सेटिस्फाई मिल्स यूटिलिटेरियन इज प्रिंसिपल, और जो इसका यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा। फाइनली टू टॉक अबाउट हिज थॉट्स ऑन द विमेन्स इक्वालिटी, यू कैन से दैट मिल आर्ग्यूड दैट, और जिसमें मिल के आर्ग्यू करता है दैट विदाउट द रिफॉर्मेशन और विद द रिफॉर्म्स इन द patriarchal family, means male dominant social structure,
Without reforming this patriarchal family, it would be impossible to firmly ground democracy. तो यहाँ पे उसने यहाँ पे ये तक यही बोल दिया कि जब तक हम विमेन को हम इक्वल राइट्स इक्वल लिबर्टी नहीं जब तक हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, तब तक एक जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको भी इस्टेब्लिश करना is a distant dream. So in these lines, this is how he is explaining the women's equality, and I hope, मुझे आशा है कि आपको जो इसका विचार है women equality का वो समझ आया होगा और इसका इम्पोर्टेंस भी पता लगा होगा। इसके साथ साथ ही अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, we will talking about the representative government, the state, और इसी के अब हम ये बताएंगे कि हाउ ही इज टॉकिंग, द जेएस मिल इज टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्लूरल वोटिंग एंड मॉडर्न स्टेट। ओके, ये लास्ट टॉपिक है जेएस मिल का। वी विल डिस्कस अबाउट दीज व्यूज नाउ। इस सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि first, this is the book that was written by J.S. Mill, Consideration on the Representative Government. इस book में what he says is that best government improves virtue and intelligence of people. Second, it enlightens the competence of rulers. Basically ये जो इसका जो view है democracy और representative government के ऊपर, this is also something very interesting. और it has basically passed the test of the time. और these are quite strong views, जिसमें ये बताने की इससे कोशिश कर रहे हैं कि why democracy is important and what is the relevance of the democracy and how democracies can play a positive role in the betterment or the enlightenment of the humanity as a whole. Besides, it says that the democracy क्या करता है, it bring करता है progress, virtue, intelligence, excellence and फ्री डिस्कशन अमंग द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। और इसके साथ साथ जब ये डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करता है जेएस मिल, ही सेज इज दैट डेमोक्रेसी रिकंसाइल्स पॉलिटिकल इक्वालिटी विद इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है ये पॉलिटिकल इक्वालिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम को एक जगह लाके उसे रिकंसाइल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा there are specific challenges to the representative government and modern state, और उसी के बीच में इसने प्लूरल वोटिंग की भी बात किया है जो हम अभी बात करेंगे। तो इसमें ये क्या बोलता है कि and what he wants is that कि ये जो डेमोक्रेसी है इसमें जो अभी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग उस टाइम पे एग्जिस्टिंग there are certain defects in that and he wants to remove that. वो क्या था? First, he was unhappy with the inadequate representation according to minorities and the tyrannical attitude of the majority. वो ये बोलने की कोशिश करता सबसे पहले कि जो डेमोक्रेसी है that is basically the tyranny of the majority. Okay? और यहाँ भी होगा ना कि basically जो डेमोक्रेसी है that is a number game. Okay? तो वहां पे जो majority है it becomes a tyrant. So why he advocated the system of proportional representation to ensure that कि उसने proportional representation instead of जैसे हमारे इंडिया में भी we have first past the post system, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? That is basically dependent on the majoritarian views, but he basically suggested for the proportional representation. Okay, this was the first thing. Secondly, he was equally convinced. Okay, और जो जेएस मिल है उसका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू था कि to exercise the voting rights, the importance should be given to the persons with better abilities and capabilities. जो हम यहाँ पे प्लूरल वोटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहीं पे बेसिकली आता है कि एक्चुअली में जेएस मिल ये बोलने की कोशिश करता है यहाँ पे कि जिस पर्सन की जितनी ज्यादा एबिलिटी हो, जितनी ज्यादा कैपेसिटी हो, उसके वोटिंग का वेटेज भी उतना ज्यादा ही हो। जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है या जिसकी एजुकेशन ज्यादा है, तो उसका पॉलिटिकल सेटअप में, पॉलिटिकल राइट्स में और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उसकी इतनी ज्यादा बढ़ के है कि ही विल मेक द डेमोक्रेसीज एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट
functional in a much better way. So he insisted on property and educational qualification for voters, and that's where he advocated equality of votes to higher educated citizens. Okay, इसके अलावा besides this, when we talk about his representative government, is what else he advocated? He advocated for open air public voting in contrast to the secret ballot. इस देखो ये भी एक चीज है जो जेएस मिल कहता था. He actually wanted, वो ये चाहता था कि जो वोटिंग है वो ओपन होना चाहिए. Okay, he argued that value and the effectiveness of the voting depends upon the manner in which the franchise was exercised. कि किस तरीके से जो फ्रेंचाइज है, जो वोटिंग है वो एक्सरसाइज किया गया है, ये ओपन होना चाहिए. Okay, but this is something he argued likely to basically वो क्या कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि जो लोग कुछ डेमोक्रेसी का मिसयूज करते हैं या उसके सेल्फिश मोटिव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ही एक्चुअली वांटेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, इसके अलावा व्हाट एल्स ही वांटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन. ओके, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा हाउ मच ही वाज एडवोकेटिंग द रोल ऑफ द वीमेन इन द पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ द स्टेट. ओके, इसके अलावा ये क्या कही, ही वाज इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, ही वाज अगेंस्ट द पेमेंट टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. वो ये कुछ आता था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं देनी चाहिए, शुड नॉट बी गिवन एनी पेमेंट, बिकॉज इट इज ए ऑनर टू सर्व एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी स्टेट. ओके, और जैसे कि हमने प्लूरल वोटिंग में जो पढ़ा, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट. ऑल्सो रिलक्टेंट डेमोक्रेट इसीलिए उसे बोला गया क्योंकि वो एक इक्वल बोल सकते हो कि पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहा है, और वहीं पे उसको एलिटिस्ट भी बोला जाएगा. क्यों? क्योंकि वो एक सेक्शन ऑफ पीपल जो कि ज्यादा एजुकेटेड हैं, जिनके ज्यादा प्रॉपर्टी है, उनको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है. आई एम वेरी मच श्योर दैट कि वो जो उसके व्यूज उस टाइम पे ही हैज गिवन इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, वो आज भी दे आर हैविंग ग्रेटर रेलेवेंस in the functioning of the state, in the functioning of the government of the present times. Thank you.